बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ में मैं हूँ आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान क्या दुनिया भर में इस वक्त कोविड-19 जो है वो पूरी तरह से मुतासर कर रहा है मुख्तलिफ शोबों को, और ख़ास तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा जो शोबा मुतासर हो रहा है वो एजुकेशन का है। बच्चों की तालीम जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। पाकिस्तान में भी अब ये जो सेकेंड वेव है ये जितनी शिद्दत से आई, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत को इस हवाले से इकदाम उठाने पड़े और जनवरी तक जो है वो तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से न सिर्फ तलबा की तालीम का, उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, बल्कि जाहिर है घरों में और फिर ऑनलाइन क्लासेस लेना, किसी के पास ये फैसिलिटी है, किसी के पास ये नहीं है, फिर किस तरह से टाइम को मैनेज करना है, कितनी सीरियसनेस जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से दिखाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारी शिकायत जो हैं वो न सिर्फ वालिदैन को हैं इस ज़मीन में, बल्कि जो बड़े स्कूल्स हैं, प्राइवेट इदारे हैं, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं। जो मुलाजमीन हैं उन इदारों के और जो असातिज़ा हैं उनकी तरफ से एक बड़ी शिकायत उसमें से ये है कि उनकी जो तनख्वाहें हैं वो या तो कम कर दी गई हैं या बंद कर दी गई हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर बेयकीनी ऊपर से अलग है कि जनवरी में भी स्कूल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कब तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। सो सारी की सारी ये जो सूरत हाल है इसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दी है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब आपके वक्त के लिए। वैसे तो बच्चे बड़े खुश हैं आपके डिसीजन के ऊपर, लेकिन मसाइल जो है वो बहरहाल इसकी वजह से जो है वो सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो शिकायत आ रही है वो प्राइवेट स्कूल्स जो बंद हुए हैं उनके असातिज़ा और मुलाजमीन की तरफ से आ रही है, और वो ये है कि या तो उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं या बंद कर दी गई हैं। तो हुकूमत इस ज़मीन में क्या कुछ कर रही है? देखिए, हम 3 लाख स्कूलों से डील करते हैं और हमारे लिए ऑब्वियसली सारे बच्चे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन नेचुरली एक तबके का ताल्लुक, छोटा सा तबका है जो कि ये एलीट स्कूल्स में जाता है, उनके सारे इश्यूज़ उनके साथ रिलेटेड हैं। हमारी तो हम समझते हैं क्योंकि स्कूल बंद नहीं हो रहे और फीसें अगर पेरेंट्स दे रहे हैं, अब अगर फीसें पेरेंट्स नहीं देंगे तो फिर ऑब्वियसली उनके बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा। तो ये वो अपने हालात देख लें और उनके मुताबिक किसी से ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जब तक कोई बहुत बड़ा किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, हम उसमें प्राइवेट स्कूल के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। या बिलाशुबा ये तो बड़े मखसूस निजी स्कूल हैं और आप कह रहे हैं आप उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे उनके मामलात में, लेकिन बहरहाल जितने भी इन स्कूलों के मुतासरीन वालिदैन हैं वो कुछ ना कुछ तो इस हवाले से कहेंगे, ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आएगी, और जब वो शिकायत करेंगे तो आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी उसी नैरेटिव को उठाएंगी, आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगी। देखिए, जो मुतासरीन हैं जो कि 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपया फ़ीस देते हैं, वो यकीनन उनके ऊपर एक लाज़म है कि वो अपनी फ़ीस दें। और जो उनके देखें, अभी भी जो मेरी इत्तला है कि तकरीबन 30 से 40% पेरेंट्स ने फ़ीसें देनी बंद कर दी हैं, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स पे है। हमने कोई किसी के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं करना, ना ही हम लेकिन हम इंश्योर करना चाहते हैं कि टीचर्स जो हैं उनको सैलरीज़ मिलें, और अगर ये मामला बढ़ा और हमें महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादती हो रही है तो हम ज़रूर इंटरवीन करेंगे। अच्छा शफकत साहब, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़ाहिर है बुरी तरह से मुतासर हो रही है, तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट ज़ाहिर है परेशान है, कुछ कर रही है? बिल्कुल, तालीम का सिर्फ मयार में कमी नहीं आ रही बल्कि तालीम में कमी आई है। जब स्कूल बंद होते हैं तो नेचुरली जो तो एलीट स्कूल के बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन जाके और उनको कुछ ना कुछ तालीम होती रहती है, लेकिन जो बेचारे जहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे इसीलिए हमने सूबों को इजाज़त दी है कि वो हफ्ते में एक दिन बच्चों को बुला सकते हैं होमवर्क देने के लिए और होमवर्क चेक करने के लिए। अब ये सारे सूबों के अपनी रज़ा पे है वो किस तरह करते हैं। इसी तरह हमारी कोशिश इस्लामाबाद में है कि लोगों बच्चों को कुछ ना कुछ तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहे, लेकिन यकीनन खुले हुए स्कूल और डायरेक्ट टीचिंग का ऑनलाइन टीचिंग से फ़र्क कमी पूरी नहीं होती। हाँ, हमारी मिनिस्ट्री ने पहले टेली स्कूल शुरू किया, अब रेडियो स्कूल शुरू कर रहे हैं। आज ही प्राइम मिनिस्टर ने रेडियो स्कूल को इनाग्रेट किया है।
उसके बाद हम डिजिटल पोर्टल्स बना रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो स्कूल हैं उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। शफ़क़त साहब, ये बताइएगा कि अब मुख्तलिफ़ शोबों समेत तालीम का शोबा भी ख़ासा मुतासर हो रहा है हमारे जैसे मुल्कों में, और इस तरह एक कौमी मसला बन गया है जैसे और दूसरे मसाइल की तरह। तो क्या कोई सोच विचार है इस हवाले से कि पार्लियामान के अंदर जितनी नुमाइंदा जमातें हैं उन सब को ले कर इस हवाले से कोई लाएअमल तैयार किया जाए ताकि तालीम का मायार मज़ीद ख़राब ना हो? देखिए जी, फौरी तौर पे तो जो भी इक़दामात करने थे वो हुकूमत कर रही है, उसमें तो नेचुरली जो इनपुट देंगे वो तो बड़ी अच्छी बात है। हमने सारे मामलात जब से कोविड का सिलसिला शुरू किया है, हमने तालीम के मैदान में कोई फ़ैसला ऐसा नहीं किया जो सूबों की मुशावरत और उनकी इत्तफ़ाक़ राय से ना हो। सो इसलिए हम तो ऑलरेडी सबको साथ ले कर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी जितने भी फ़ैसले तालीम के मैदान में होंगे सबको साथ ले कर चलेंगे और साथ ले जा के फ़ैसले करेंगे। तो क्या पार्लियामेंट में इस हवाले से मुज़ाकरात शुरू होने के कोई इशारे हैं? हमने तो ऑफ़र की है। जी। स्पीकर साहब ने एक ऑफ़र की कि कोरोना के ऊपर बहस करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उसका लाएअमल बनाने के लिए आप सारे लोग आएँ। अपोजिशन तशरीफ़ नहीं लाई। प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के सिलसिले में तशरीफ़ लाएँ, अपोजिशन तशरीफ़ नहीं लाई। तो मतलब गवर्नमेंट तो इश्यूज़ बाय इशू पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो फिर बात तो नहीं होगी। लेकिन शफ़क़त साहब, एक तरफ हुकूमत अगर पेशकश कर रही है और दूसरी तरफ मुसलसल वज़ीर आज़म साहब और वज़रा और फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये लोग शिकायत उनकी यही है कि या ज़ोर जो है वो एंटी करप्शन पे है, नैब के केसेस पे है। तो इस सूरत में फिर दूसरी जमातें हुकूमत के साथ ताउन क्यों करेंगी? बात यह है कि जिसने इस कौम का माल लूटा है, जो कि जिसने डाका डाला है आवाम के ऊपर, उसको तो हम NRO नहीं दे सकते, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली हर दफ़ा कहा है कि NRO तो नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, क्योंकि ये कौमी मुजरिम है और उनको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी ये है कि हम एक जमात के साथ बात करते हैं, पहले भी करते हैं, अब भी ऑफ़र किए, आइंदा भी करते रहेंगे। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस हवाले से शफ़क़त साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी हालिया दिनों में कहा कि 34 निकात नैब के हवाले से हमने हुकूमत को दिए हैं और वज़ीर आज़म जो है वो इसकी मुखालफत उन्होंने की थी। तो ये जो बयानिया है इसकी नफ़ी आप कैसे कर रहे हैं, हुकूमत कैसे करी? नहीं, ये तो मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी पहले दिन से क्लियर थी कि ये 34 जो तरमीमें हैं, इसका मतलब तो ये है कि ख़त्म कर दो नैब को। तो वो तो किसी सूरत में हमें कबूल नहीं है, और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑब्वियसली हमारे लीडर हैं, उनका फाइनल डिसीजन था, लेकिन सारी पार्टी इस बात पे मुत्तफिक थी। और सो ये क्या बयानियाँ बनाना कि जी अगर लूट मार की है तो इसका सारा खाता ही ख़त्म कर दें, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत का यही मौक़िफ़ रहा तो उसमें फिर ये पार्लियामान और पार्लियामानी प्रोसेस वो किधर जाएगा, किस हद तक चल पाएगा आइंदा 2-2.5 सालों में? अगर डेमोक्रेसी फंक्शनिंग का मतलब ये है कि जी सारे इनके केसेस माफ़ कर दिए जाएं, जो एक हज़म कर गए हैं उसको भूल जाया जाए, जो इस कौम पे डाका मारा है उसको फरामोश कर दिया जाए, तो मैं तो उसे इत्तेफाक नहीं करता कि वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। जो क्रिमिनल है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो ये है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून की हुक्मरानी, हर किसी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो अब गरीब लोग जेलों में पड़े हैं, छोटी छोटी चोरियां वाले जो हैं वो 6-6 साल से जेलों में पड़े हैं, बच्चे जेलों में पड़े हैं, औरतें जेलों में पड़ी हैं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। और ये जो 100 करोड़ बनाते हैं और 20 करोड़ अपने दिफा पे लगा देते हैं, तो अब इनको छोड़ दिया जाए, ये तो मेरा ख्याल है कि नाइंसाफ़ी की इंतहा होगी। बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज़ साहब, मसला तो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को ज़ाहिर है उनके पास भी और कोई ऑप्शन तो नहीं था, लेकिन उसकी वजह से जो और मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, इतनी सीरियसनेस दिखाई जा रही है जितनी दिखाई जानी चाहिए? देखिए, उसमें मसाइल बिलाशुबा मौजूद हैं। करप्शन भी इस हमारे जो निज़ाम हुकूमत है उसका
बड़ा हिस्सा लाज़िम मलजूम हिस्सा है। वो सिस्टम इस तरह का बना हुआ है जो हम बार बार बात भी करते हैं, जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स हैं जी। वो इस अंदाज में तैयार किया गया है कि करप्शन उसमें लाजमी होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन कवानीन को तब्दील किए बगैर आप सिर्फ माजी में जो कुछ किया गया है सिर्फ उसी को परसू करते रहेंगे, उन्हीं केसेस को बाहर लाते रहेंगे? आइडियल तो ये था कि कुछ मिसालें बनाई जाती, ऐसे पक्के केस लाए जाते जहाँ पे इस्तगासा उसको साबित कर देता और जो वकलाए सफाई हैं उनके पास कहने को कुछ ना रह जाता। वैसे तो कुछ केसेस का फैसला हो जो बार बार जैसे मुस्लिम लीग वाले कहते कि जी एक अकामा की बुनियाद पे साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा दी गई, तो वो तो किसी भी मगरबी मुल्क में किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी में इस किस्म का काम आप किसी तरीके से अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं खुद सोच ही नहीं सकते, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि आप जब वज़ीर आज़म बनते हैं, जब वज़ीर बनते हैं तो सारा कुछ आप खोल के सामने रख देते हैं। अब इसमें चूँकि जो अकामा या तनख्वाह वाली बात थी साबिक वज़ीर आज़म की, इवन ख्वाजा आसिफ साहब की, ये आप किसी तरीके से अखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी इसका दिफा नहीं कर सकते। यानी जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं या वज़ीर बनते हैं, अगर आपने मुल्की कानून के मुताबिक अगर उसको ऐलान उसका नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया है और बाद में वो चीज़ जब सामने आती है आपके पास इस्तीफ़ा देने के सिवा कोई चारा नहीं होता है। अब ये हमें पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि जी मुझे अपने बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में निकाला गया। देखिए, आप बेटे से लें, आप अपने चचा से लें, मामू से लें, इससे कोई लें, कानून ये कहता है कि अगर आप तनख्वाह ले रहे हैं तो आप अपना ओहदा संभालते वक्त उसको बाकायदा डिक्लेयर करें इलेक्शन कमीशन के पास। वो नहीं किया, उसकी सब पादाश में सज़ा मिल गई है, तो उस पर अब रोना कैसा। दूसरी बात वो बड़ी अच्छी शफकत साहब ने की कि ये लोग 100 करोड़ बना के 20-25 करोड़ फिर दे के जान छुड़ा लेते हैं, जितने भी लोग थे, चाहे जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ है, जबकि हज़ारों लाखों आम शहरी जो हैं वो कैदों जेलों में सड़ रहे हैं। छोटे छोटे जुराइम की पादाश में कोई 10,000 का जुर्माना नहीं दे पाता तो उसकी 6 महीने की सज़ा और बढ़ जाती है। तो वो उन्होंने बिल्कुल इस लिहाज से वो सही बात की कि ये इस वक्त कानून इस तरह का बन गया हुआ है पाकिस्तान में कि जो अशराफिया है, खवास, वो अपने पैसे के बलबूते पे और जो उन्होंने सियासत में इन्वेस्टमेंट की होती है पूरे निज़ाम के अंदर, उसकी वजह से, यानी आप दोस्त अहबाब को चूँकि फेवर्स करते रहते हैं, पटवारी भी आपका, पुलिसमैन भी आपका, जज भी आपका, वकील भी आपका, क्योंकि आपकी पार्टी का उसने टिकट लिया हुआ है, कभी वो सेनेट में बैठा होता है, कभी कौमी असम्बली में बैठा होता है, तो उनके पास आपको बचाने के हज़ारों जवाब हो जाते हैं। जबकि गरीब आदमी जो है, गरीब आदमी, मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी, वो उनके पास ये अयाशी नहीं है। वो बेचारे दिवालिया हो जाते हैं लेकिन अपनी मासूमियत, बेगुनाही वो साबित नहीं कर पाते हैं। और कई बेचारे, हमने इस हवाले से प्रोग्राम भी किए हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह होने के बावजूद साल साल जेलों में रहते हैं। कई बेचारे फांसी के फंदे पे लटक गए इसलिए कि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। और एजुकेशन के हवाले से जो हमने बात की तो वो शफकत महमूद साहब के हवाले से बड़ी खुशियां जो हैं वो बच्चों की तरफ से मनाई गई जब उन्होंने ये ऐलान किया छुट्टियों का। बड़ी मीम्स जो हैं वो भी बने, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा सीरियस इशू है और वालिदैन जो है वो बड़े परेशान हैं। बल्कि मीम्स की जो आपने बात की ना, तो हमने तो जर्मनी और जापान से आई हुई इसी किस्म के व्हाट्सएप मैसेजेस देखे या मीम्स देखी जिसमें बच्चे रो पड़े कि हमारा स्कूल क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि उस निज़ाम में आपकी तरबियत इस अंदाज में हुई है कि आपने इल्म हासिल करना है, इल्म आपकी तरक्की की सीढ़ी है, तरक्की की बुनियाद है। कितना बड़ा फ़र्क है इम्तियाज़ साहब, और ये बुनियादी फ़र्क है। आप देखें ना कौमों की, पढ़ी लिखी कौमों में और हमारे जैसे कौमों में, यहाँ चूँकि पढ़े लिखे, इल्म की यहाँ पे कदर नहीं है, इस मुल्क में कदर चूँकि नहीं है। हमारे ऊपर जिस नौयत के हुक्मरान भी आते रहे हैं, चाहे वो वर्दी में थे, बग़ैर वर्दी के थे, सियासतदान थे, कि तालीम उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से नीचे भी लोग ये समझते हैं कि कोई शॉर्टकट तलाश कर लें अमीर बनने के लिए, तरक्की के लिए। ये जाली डिग्रियां जो हैं, चाहे अभी कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटियों में जाली डिग्रियां बिकती रही हैं। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, और हमारे बहुत करीबी अजीज़ थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी जन्नत नसीब करे,
उन्होंने 2 यूनिवर्सिटियों से नौकरी इस बुनियाद पे छोड़ी कि उनके सामने डिग्रियां ला के रख दी गई कि आप इन पे दस्तखत कर दें। अच्छा। चूँकि वो मजाज थे दस्तखत करने की, तो उन्होंने पूछा कुछ नाम देख के कि ये लोग इन्होंने कहाँ पे पढ़ा है, ये कब एनरोल हुए थे। तो इनका जी फलां साल में हुए थे। तो उनका कि ये तो कोई इनका कोई रिकॉर्ड वगैरह है, इनके कोई रिपोर्टें होंगी, थीसिस होगा उनका। उनका नहीं जी, आपको इससे क्या है, आप बस आपकी नौकरी है, इसके आप दस्तखत कर दें। उन्होंने दोनों जगह से सिर्फ इस बुनियाद पे नौकरी छोड़ दी कि मैं नौकरी छोड़ने को तरजीह दूंगा बजाय इन जाली डिग्रियों पे दस्तखत करने से। लेकिन हमारी पार्लियामान में, हमारे कई इदारों में वो जाली डिग्रियों के हामिल लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, हमारे तकदीर का, आवाम की तकदीर का वो फैसले कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आपने डिग्रियों की बात की है इम्तियाज़ साहब, इसमें एक और बड़ा मसला जो है वो ऑनलाइन जो क्लासेस अब हो रही हैं। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि जिनके पास ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है, लैपटॉप्स नहीं हैं या गैजेट्स नहीं हैं, तो ये उतना कारामद या उतना कामयाब तो नहीं हो सकता, तो उनका तो फिर ये हर्ज हो रहा है, ये सारा टाइम ज़ाया हो रहा है। देखिए जी, जो ऑनलाइन जा रहे हैं उनका भी बहुत हर्ज, क्योंकि यहाँ पे कामचोरी एक शेवा है। मेरे अपने बड़े भाई प्रोफेसर हैं, अच्छा, जो वो किस्से हमें सुनाते हैं कि किस तरह स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन आके भी फिर उसमें भी फ्रॉड करते हैं। नहीं, नॉन सीरियस नहीं, उसमें भी फ्रॉड करते हैं। आप पे जाहिर ये करेंगे कि आप वो बैठे हुए हैं सेशन में इस वक्त, जो भी जूम के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, लेकिन असल में वो अपने और काम कर रहे होते हैं, सिर्फ कनेक्ट करके बैठ जाते हैं। अब उसके लिए भी कई तरीके इख्तियार किए गए, लेकिन हमारी कौम चालाक बहुत है। वैसे यहाँ पे जहानत की कमी नहीं है, नेगेटिविटी में, तो नेगेटिविटी में और उसमें बड़े तख्लीकी जहनियत के लोग हैं हमारे। अगर पॉजिटिव साइड पे करें तो क्या बात है, कहाँ से कहाँ पहुँच और पॉजिटिव पे देखिए, अब मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, हम किसी अगले प्रोग्राम में वो दिखाएंगे कि पाकिस्तानी एक इंजीनियर है जो दुनिया के टॉप के 1% ज़हीन तरीन IT एक्सपर्ट्स में उसको शामिल किया गया है। सिर्फ 1% IT एक्सपर्ट्स हैं। तो वो मेरी ख्वाहिश थी कि हम आज के प्रोग्राम में उनका जिक्र करते, लेकिन हमारे पास शायद वक्त नहीं होगा। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में करेंगे। जहानत की कमी नहीं है यहाँ पे, आपको चैनलाइज करने की ज़रूरत है उस जहानत को, और उस जहानत को चैनलाइज सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जो इल्म की कदर करते हैं। बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है, और इसी पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगले मौजू के साथ। अंकल जी, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। पर ख्याल रखना किसका है? गैस के बिल का। गैस के मुसलसल इस्तेमाल से बिल तीसरी स्लैब पर 3 गुना बढ़ने के अलावा छठी स्लैब पर 18,000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहनिए, और ज्यादा लगे तो मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कीजिए। SNGP, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऐसे बहुत से इलाके हैं जो अभी भी बहुत पसमानदा हैं, जहाँ पर तरक्की की रफ्तार उस तरह से नहीं है जैसे कि बड़े शहरों में हम देखते हैं, जिनमें से जैसे गिलगित बल्तिस्तान गुज़श्ता दिनों बड़ा हाईलाइट हुआ, क्योंकि वहाँ पे जब इलेक्शंस हुए और तीनों बड़ी सियासी जमातों के लीडरान वहाँ पहुँचे, बड़े दावे, बड़े वादे उन्होंने किए, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को कुछ उम्मीद उनकी बंधी, कुछ हौसला मिला, तवक्कुआत जो है उनकी बढ़ी कि शायद यहाँ पर भी तरक्की आएगी और उनको बेहतर मौके जो हैं वो मिलेंगे। लेकिन इसी तरह के इलाके जो हैं कुछ और भी हैं, और वहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सियासी लीडरान और हमारी हुकूमत है उनकी तवज्जो जाए, जिनमें से एक इलाका चित्राल का भी है। और आज हम यही कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो समाजी और माशी मसाइल हैं उनका हम अहाता कर सकें,
और इसी हवाले से हमने आज गुफ्तगू की थी वहाँ के कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं मुराद अकबर साहब, चित्राल के इलाके मस्तूद से इनका ताल्लुक है, और इनसे हमने पूछा कि एक तो मसाइल क्या है और उनका हल क्या है। सबसे पहला सवाल इनसे हमने पूछा वो ये था कि चित्राल में रोजगार के मौके बढ़ाने और जो गुर्बत कम करने के लिए हो क्या रहा है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं गुर्बत कम करने के लिए। सरकारी सतह पे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको फोकस करने के लिए एहसास प्रोग्राम जो है वो एक मेरा ख्याल है कि एक प्रोमिनेंट एक्टिविटी है, क्योंकि उससे डायरेक्टली जो है वो गरीब तरीन तबका जो है जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता वो फ़ायदा उठाता है, जैसा कि डेली वेजर हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं, जो दूर दराज इलाके के लोग हैं जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम या कोई ऐसे आमदन के ज़राए नहीं होते। तो इसमें अच्छी बात ये भी है कि पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरे इनिशिएटिव्स जो थे उनको मर्ज करके एक एहसास प्रोग्राम के अंदर लाया गया है, जो कि एक मेरा ख्याल है कि फ़ोकस करने के लिए, गुर्बत में कमी के लिए एक अच्छा इक़दाम साबित हो सकता है। इसके अलावा पावर्टी एलिवेशन के हवाले से गैर सरकारी तंजीमें जैसे कि खान डेवलपमेंट नेटवर्क और सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरे गैर सरकारी इदारे और लोकल सतह के ऊपर भी गैर सरकारी इदारे जिनको लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो भी काफ़ी अरसे से तकरीबन 3-4 दहाइयों से चित्राल रीजन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कारोबार करने और आमदन बढ़ाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शामिल हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अच्छा, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था शुरू में मुराद अकबर साहब से कि चाहे वो सरकारी इदारे हैं या गैर सरकारी इदारे हैं, गुर्बत में कमी के लिए या रोज़गार के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, न सिर्फ चित्राल में, गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी। लेकिन बुनियादी सवाल ये पैदा होता है और लोग हमसे बार बार पूछते भी हैं कि इन मंसूबों का क्या वाकई कोई आम आवाम को, जो टारगेट ऑडियंस होती है, टारगेट ग्रुप्स होते हैं, उनको कोई फ़ायदा भी हो पाता है या नहीं? तो उन्होंने ये जवाब दिया, काफ़ी मददगार साबित हुई हैं। अगर आप आज से 20 साल 25 साल पहले के दौर और आज के दौर को देखें, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देखें तो बड़ा फ़र्क आया है। एजुकेशन रेशो अभी चित्राल वैली जो है वो KPK में और इवन पाकिस्तान में तालीम के हिसाब से सबसे काफ़ी जो है अच्छा जा रहा है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के हवाले से देखें तो चित्राल में ये रेट बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो ये इन इनिशिएटिव्स का जो है इम्पेक्ट है। इसके अलावा जो है जो एग्रीकल्चर से और इस तरह के इनिशिएटिव से लोगों के जो इनकम के जो ज़राए हैं वो बढ़ गए हैं। दूसरा जो है गवर्नमेंट का जो एक मेजर जो प्रोजेक्ट था, जिसको हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, लवारी टनल का जो प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से एक जो है ना एक इनकलाब आया है, आप कह सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, मार्केट तक रसाई के हवाले से और डिफरेंट फैसिलिटीज़ तक रसाई के हवाले से। पहले ये था कि 6 महीने चित्राल वैली जो है वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से कट ऑफ रहता था। अब जो है राउंड द ईयर चित्राल तक रसाई मुमकिन हो गई है और बहुत आसानी से मुमकिन हो गई है, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। मुराद साहब से हमने ये भी पूछा कि जो इनके सियासी नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ की जो गुर्बत है उसके खात्मे के लिए क्या किया है, तो ज़रा सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मेरे ख्याल से जो किरदार होना चाहिए था वो नहीं रहा, क्योंकि अगर आप देखें, हाँ, छोटे मोटे इनिशिएटिव्स, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो वो लेकर आए हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक नौयत के कोई प्रोजेक्ट्स, कोई काम चित्राल के हवाले से नहीं हुआ। इसी तरह चित्राल यूनिवर्सिटी जो है वो अभी हाल ही में बनी है, तो पिछले 50 साल 70 साल से चित्राल में
चित्राल के लोग तालीम का बड़ा शौक़ रखते हैं, लेकिन अभी तक 2 साल पहले तक चित्राल में किसी ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। इसी तरह टूरिज़म को उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया जिस तरीके से जो पोटेंशियल है उसी हिसाब से। इसी तरह चित्राल के जो मिनरल्स हैं, चित्राल का जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी है, जैसे कि पहाड़ हैं, जैसे कि टूरिज़म है, जो पोटेंशियल हैं उनसे इस्तेफ़ादा नहीं किया गया। नाज़रीन, जिस तरह मुराद अकबर ने बताया कि यूनिवर्सिटी बाकायदा चित्राल यूनिवर्सिटी कुछ अर्सा पहले ही बाकायदा तौर पे उसका इफ्तिताह हुआ। लवारी टनल जो कि बहुत तवील मंसूबा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वो शुरू किया था, लेकिन असल उसको दोबारा शुरू करना और उसकी तकमील की तरफ जो सफ़र था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुआ और फिर 2017 में उसका बाकायदा इजाफ़ा हुआ। और मुराद साहब ने यह भी कहा कि इसकी वजह से एक इनकलाब आ गया है आमद व रफ्त के हवाले से चित्राल और दूसरे इलाकों के दरमियान। तो हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या जो सियासी क़यादत, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कोई इसी नौइयत का कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक मंसूबा भी शुरू किया है इस इलाके के लिए ताकि उसकी तरक्की में मज़ीद मदद मिल सके? जी, लवारी टनल की कंप्लीशन के हवाले से जी भी मौजूदा हुकूमत का किरदार है। इसके अलावा जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, टूरिज़म के हवाले से यह हुकूमत बहुत काम कर रही है, क्योंकि जो टूरिज़म अगर प्रमोट होता है तो ना सिर्फ चित्राल बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ना ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि चित्राल में इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में जो इंट्रोड्यूस किया गया है अपना सेहत कार्ड, जिसकी वजह से जो गरीब तरीन तबका है उसको बड़ा फ़ायदा हुआ है हेल्थ फैसिलिटी तक एक्सेस करने के लिए। क्योंकि पहले ये होता था कि लोगों के जेब में पैसे नहीं होते थे, उस वजह से वो उस वक्त तक हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे जब तक कि वो बीमारी जो है ना बहुत ज़्यादा आगे तक न चली जाए। लेकिन अब ये होता है कि बंदा अगर थोड़ा बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल तक एक्सेस कर सकता है। अभी इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस हुए तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ है, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले तो चित्राल के जो डेटा सामने आया है वहाँ पे 150% इंक्रीज़ हुआ है हॉस्पिटल उसमें क्या कहते हैं इंडोर हॉस्पिटलाइजेशन में। तो इसका मतलब ये है कि गरीब और आम तबका जो है उससे फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि चित्राल में अगर आप देखें तो जो हेल्थ के ऊपर जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है जी, एक बंदा अगर 15,000-20,000 कमाता है तो अगर वो बीमार पड़ जाए या उसकी फैमिली का कोई मेंबर बीमार पड़ जाए तो उसके साल की कमाई उसमें लग सकती है। तो अब ये है कि 10 लाख तक एक बंदे के ऊपर ख़र्चा आता है इसी कार्ड, सेहत कार्ड के थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सारा ख़र्चा हेल्थ के ऊपर आना था वो अभी नहीं आएगा। तो जो इकोनॉमिक जो बोझ है, जो फाइनेंशियल शॉक जो एक बंदे को, एक फैमिली को पड़ता है, उससे वो अभी जो है ना वो बच जाएंगे। मुराद अकबर साहब ने हमें ये भी बताया कि चित्राल में जो वेलफेयर के मंसूबे थे उनका वो किस तरह से एहसास प्रोग्राम के साथ मुआवजा करते हैं और एहसास प्रोग्राम का वो क्या समझते हैं कि कितना फ़ायदा होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा ख्याल है कि एहसास प्रोग्राम का जो तरीक़ाकार है स्क्रूटिनी का और असेसमेंट का वो बेहतर है पिछले उसके साथ, क्योंकि पिछले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था, जो अभी भी चल रहा है, और बाकी दूसरे प्रोग्राम, उनका असेसमेंट का तरीक़ाकार कुछ इस तरह था कि जो कि लोकल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर नहीं बना था। ठीक है जी, तो वो जो स्कोर कार्ड यूज़ हुआ उसकी वजह से बहुत सारे जो डिज़र्विंग लोग थे वो पीछे रह गए, जो डिज़र्व नहीं करते थे उनको ये सपोर्ट मिलता रहा। थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर असेसमेंट को इम्प्रूव किया जाए। दूसरा उसके साथ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जो अभी हो रहा है उनको अगर मर्ज करके एक सही तरीके से असेसमेंट का प्रोग्राम निज़ाम लाया जाए, जिसके अंदर जो सही हकीकी मानों में जो हकदार हैं और डिज़र्विंग हैं वो सामने आ जाएं। तो मेरा ख़्याल है जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर हुआ है कि जो जितने नॉन डिज़र्विंग लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिनके नाम पब्लिक हुए हैं मीडिया के ज़रिए और दूसरे ज़राए से, तो ऐसे लोगों को प्रोग्राम से बाहर निकालना चाहिए। और ये एक जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अरसे के बाद ये काम हो, बल्कि ये
एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि आपके जो प्रोग्राम बेनिफिशियरीज हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो डिज़र्विंग हों। एहसास प्रोग्राम के अंदर इसको काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी रहती है। मुराद अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और बड़े पॉजिटिव वो एहसास प्रोग्राम के हवाले से उनकी गुफ्तगू थी। इम्तियाज़ साहब, आप गुज़श्ता दिनों मेरे ख्याल में चित्राल ही गए थे, तो एक तो इनकी गुफ्तगू और फिर खुद आपने ज़ाहिर अपनी आंखों से वहाँ के हालात देखे, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत कुछ कर रही है इन इलाकों के लिए भी? देखिए, सड़कें बनाए ना बनाए, नए डैम बने ना बने, आम आदमी की सेहत के मामलात पे तवज्जो ज़रूर है। देखिए ना, जो खैबर पख्तूनख्वा, बिल्कुल अच्छा, जो इन्होंने मुराद साहब ने भी जिक्र किया सेहत कार्ड का, कि खैबर पख्तूनख्वा का हर शनाख्ती कार्ड होल्डर अब इस प्रोग्राम के लिए, चूँकि 10 लाख तक की आपके इलाज मुआलजे की ज़मानत है, इंश्योरेंस है, उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। सही। अब एक जो दिलचस्प बात उन्होंने की वो ये थी कि जो डेटा बता रहे हैं सामने आए कि 150% इजाफा हुआ लोगों के अस्पताल में आने का, यानी विजिट्स जो हैं 150% बढ़ा। उससे ज़ाहिर होता है कि आम लोग जो कि पैसों के डर से कि अगर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो उसकी 1000 रुपये फ़ीस है, 1500 फ़ीस है, या साथ में उसको दवाइयाँ भी ख़रीदनी हैं, उस डर से बेचारे लोग अस्पताल जाते नहीं हैं। अभी वो जो कार्ड उनके पास आ गया, कार्ड भी अब वो बड़ा अच्छा ये हुआ है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका सेहत कार्ड है, यानी उसी से आप रजिस्टर कर लें, खुद जब वहाँ जाएंगे वो उस बाकायदा चेकिंग हो जाएगी, यानी किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं, बड़ा आसान और सिंपल तरीका कर दिया है। बहुत आसान हो गया है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 150% इजाफा हुआ है, हालांकि उनको कार्ड्स अभी मिले हैं चंद दिन पहले, तो कम से कम वो गरीब आदमी जो बेचारा जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, 1500 है, 2000, या जिसकी साला माहाना तनख्वाह 50, 60, 70 हज़ार है, वो बिला खौफ, बिला झिझक, चाहे उसको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, चाहे उसको सर्जरी की ज़रूरत है, वो ये वो काम है जो फलाही रियासत में होते हैं। जो मैंने 1985-86 में जब मैं स्वीडन गया, मैं जर्मनी गया, वहाँ पे जाके हम हैरान रह गए कि किस तरह बिला खौफ व ख़तर लोग सीधा अस्पताल जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस हुई होती है। ये एक लिहाज से इंश्योरेंस है जो सेहत कार्ड है। तो इसके साथ उन्होंने एक और बात की जो एहसास प्रोग्राम है, क्योंकि अब तक तो ये था कि पाकिस्तान में बैतुल माल था, ज़कात फ़ंड था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, तो हर डिपार्टमेंट के पास थोड़े थोड़े पैसे थे जो गरीबों के नाम पे हमारे सियासतदान और उनके दोस्त अहबाब भी निकाल लेते थे, और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, वज़राए आला भी शामिल थे, वज़राए आज़म भी उसमें शामिल थे, जो इन फंड्स में से अपने हिस्सा निकाल लेते थे या दोस्त अहबाब को देते थे। एहसास प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम किया सानिया निश्तर साहिबा ने कि सारा कुछ डॉक्यूमेंट कर दिया है। और अब देखिए ना, फरजाना राजा साहिबा होती थी पीपल्स पार्टी के दौर में, उनको चेयरपर्सन लगाया गया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। आपको कोई मालूम है कहाँ है वो? आजकल तो कहीं नजर नहीं मुल्क में नहीं है। जब प्रोग्राम उनके दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ उसके बाद वो चली, क्योंकि उसमें कई करोड़ रुपए, मुझे तो हो सकता है वो अरबों में हो, उसका काफ़ी गबन था बड़े तरीके से। और आपको तो मालूम है कि 8-9 लाख लोग निकाले गए हैं उन लिस्टों में से जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिनकी रजिस्टर, जिसमें ग्रेड 17-18 के लोग भी थे, उन्हें अपने मुलाजमीन के नाम पे 1000-2000 रुपये वो निकाल रहे थे। तो इस सवाल से मुराद अकबर ने अच्छी बात की कि इसमें अभी गुंजाइश है, इसको मज़ीद फुल प्रूफ बनाना चाहिए ताकि जिससे मुस्तफ़ीद होने वाले हैं, जो वाकई मुस्तहिकीन हैं, वही उससे उन्हीं को वो मिल सके। दूसरा उन्होंने ये किया है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ख़वातीन के लिए जो मखसूस फ़ंड्स हैं, वो उन्होंने इस अंदाज एक नया मैकेनिज़्म बना लिया, कार्ड बना दिए हैं। अब पहले ये होता था कि चेक बन के जाते थे, जब चेक कैश कराने जाते थे लोग, ख़वातीन ख़ास तौर पे, बैंक में उनसे 100-200 रुपये, 1000 रुपये के पीछे उनसे 100-200 रुपये क्लर्क ले लेते थे, या अगर सरकारी डिपार्टमेंट गए हैं तो वहाँ भी 200-300 रुपये कटवा के ही वो आते। अब ये है कि वो खातून खुद ही जाएगी, कार्ड लेके ATM में से वो पैसे निकाल सकती हैं। अब चाहे
जिसने भी ये काम किया है उसको तो इन लोगों ने दुआएं देनी हैं कि उनकी सहूलत के लिए कि आपको 1000, 2, 3,000 रुपये मिल रहे हैं, 4,000 मिल रहे हैं, उसमें से भी अगर आपको रिश्वत के मद में आप कटौती करवा रही हैं, आपसे जब से कटौती हो रही है, तो उसका जवाज़ क्या है? सो इस लिहाज से डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हुई है और वो अच्छी बात है कि डिमांड आए, प्रेशर रहे हुकाम पे कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको मज़ीद बेहतर बनाएं ताकि सिर्फ और सिर्फ मुस्तहिक लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा कर सके। अच्छा, अभी बड़ी अच्छी बात है कि ये हेल्थ के हवाले से एक बहुत ही पॉजिटिव जो है वो वहाँ पे सूरत हाल है और हम उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बाकी तमाम जो मसाइल हैं वो भी इन इलाकों के हल होंगे। बहरहाल आगाज़ अच्छा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहेगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है? इसीलिए अब हमें पहले से भी ज्यादा एहतियात करनी है। रश वाली जगहों पर सबको नो मास्क नो सर्विस के असूल पर सख्ती से अमल करना होगा। जिन जिन शहरों में एहतियाती तदाबीर के लिए हिदायत जारी की हैं, हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। शादी हॉल्स के बजाय अपनी तकरीबात खुले ग्राउंड्स में करें। आइए हम सब मिलकर हुकूमत पाकिस्तान की जारी की गई हिदायत पर अमल करें और कोरोना को शिकस्त दें। अब एहतियात और भी ज्यादा। 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 वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी के खुलने के बाद जिस तरीके से जो सिख यात्री हैं और उनको जिस तरीके से फैसिलिटेट किया गया है और जितनी बड़ी उनके लिए ये बात पाकिस्तान में आकर और अपनी इबादत करना इतनी आसानी के साथ, वो उनकी क्या तासुरात हैं और वो पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, इस इतने बड़े इकदाम के बारे में क्या कहते हैं, इस हवाले से आसिम मुख्तार साहब हैं जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जिसमें अभी गुज़श्ता दिनों 551वां जन्मदिन था बाबा गुरु नानक का और सिख यात्री जो है वो पाकिस्तान आए थे। ख़ासतौर पे उनमें से कुछ न्यूजीलैंड से जो पाकिस्तान विजिट के लिए आए, उन्होंने अपने तासुरात जो हैं वो उसमें रिकॉर्ड किए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का कुछ हिस्सा आपको दिखाते हैं, फिर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तो मेरे नाना जी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਕਾੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਕ 52 ਸੀਗਾ। ਚੱਕ 52 2L ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 2L ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ विद्या की प्राप्ति के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए जो मुश्किल जड़ियाँ आईयां वो भी साडे नाल साझियां करनियां। फिर जदों शादी हुई तो उस तो बाद जिहड़ा सब तो वड्डा साडे पंजाबियों नूं हंडाउणा पिया पार्टीशन का। सो वो पार्टीशन दी जदों उन्होंने गल्लां दसणियां तो साडी अखां चों जिहड़े हंझू आ जांदे सी और हाले भी जिहड़ा वो याद करके गल्लां नूं जिहड़ा वो इमोशनल हो जाइदा। सदियों तो आपां जिस चीज़ की वेट कर रहे सी, खास तौर पर सिख भाईचारा, क्योंकि साडा मक्का जिहड़ा वो ननकाना साहिब दे विच सी ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, मेरा ख्याल है तो बड़ी इस सदी दे विच हो सिखां वास्ते कोई खुशखबरी नहीं सी। ननकाना साहब दे नाल जो साडा रिश्ता रहा है, तो करतारपुर लांघा पिछे जे खुलिया ते मैनूं नहीं लगदा कि साडे तो ज़्यादा खुशी किसी नूं होई होनी है ते असीं लफ्ज़ां दे विच बयान भी कर सकदे हां जां नहीं।
I think Punjabis themselves have to evolve their own leadership and have the governments accountable कि जी असी तो भरा भरा हैं असी तो मिलना है। देखो दोनों गल्लां हैगियां जिहड़े सोच विचार वाले लोग आ वो भी इकट्ठे होण लेकिन जिन्हां दे हत्थ विच असल विच पावर है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ बदल सकते हैं इन्हां दोनों का इंटरैक्शन होना चाहिए। अपनी इबादत गाहों और जो रूहानी पेशवा हैं उनके साथ जो एक जज्बाती वाबस्तगी होती है इसका अंदाज़ा हम बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और इसका जो इजहार किया है इस डॉक्यूमेंट्री में इम्तियाज़ साहब आपने देखा। मैं खुद जब ये देख रही थी तो मैं खुद इमोशनल हो गई थी कि इन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि इतने अरसे बाद आज़ादाना वो आ रहे हैं और इबादत कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जो ऐसे मकामात जिनके साथ आपकी रूहानी वाबस्तगी है तो वहाँ पे जाके तो इंसान वैसी जज्बात इतने गेट ओवरवेल्म ना फ़र्त जज्बात से कहते हैं आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए, इतनी खुशी होती है। और इन जो इंटरव्यूज़ थे अगर डॉक्यूमेंट्री आप देखें तो उसमें अंदाज़ा होता है कि वाकई उनके लिए इससे बड़ी खुशी का कोई मकाम नहीं हो सकता जो, और इसीलिए वो कहा जाता है कि जो करतारपुर में पाकिस्तान ने काम किया अगरचे उसके जो अखराजात का मामला था वो काफ़ी उससे मुतनाज़ा हुआ, लेकिन कतई नज़र उसके अब चूँकि बन गया है और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम ख़ास और दुनिया भर में सिखों के लिए कितनी बड़ी एक कशिश बन गई। और इसी वजह से कहा जा रहा था कि ये इसको कहा जाता है डिप्लोमेटिक कू, यानी ऐसा एक ज़बरदस्त काम हुआ है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान शायद और किसी मामले से इतनी बड़ी कामयाबी तस्वर नहीं, जो इमेज है इतनी बिल्डिंग नहीं हो सकती थी, इमेज बिल्डिंग जितनी सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर खुलने से हुई है। और अल्लाह करे कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहे, इसे खाते रहें और यही पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बन के अपने आबाओ अजदाद के घरों में भी वो गए हैं और वहाँ से वो पानी लेकर और वो इस तरह की चीज़ें यादगार जो है वो लेकर गए। चलें अब आगे एक और छोटा सा, जो टाइम हमारे पास बहुत कम है, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए इंसदाद मनशियात है इम्तियाज़ साहब UNODC, उसकी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान में नशा आवर अद्वियात या केमिकल्स जो हैं वो गुज़श्ता 3 साल में बड़ी मिकदार में पकड़ी गई हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो बड़ी तारीफ हुई है पाकिस्तान की। जी हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, उसमें वही अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसदाद मनशियात के इदारे के साथ इंटरैक्ट करती है जी। और जो उनकी ताज़ा तरीन सन 2020 की जो रिपोर्ट है तो उसमें उन्होंने इस अमर का एतराफ़ किया है कि 2016 से 18 के दौरान पाकिस्तान में कम से कम 3000 kg मेथाम्फेटामीन एक केमिकल है वो पकड़ा गया है मुख्तलिफ मकामात से, और सिर्फ एक छापे में कोई तकरीबन 2.5 टन मेथाम्फेटामीन पकड़ी गई है शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। और इसने जाना था किसी मशरिक़ वस्ता के मुल्क, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि आसाब के लिए, नशे के लिए बड़ी ज़बरदस्त समझी जाती है। आइस में भी इस्तेमाल होती है, हेरोइन में भी इस्तेमाल उसके साथ एक कम्बिनेशन के तौर पे। और ज़ाहिर है इसमें अरबों रुपए, अगर जितनी बड़ी मिकदार यहाँ पे पकड़ी गई है इसको तो अगर बैन अक़वामी मार्केट को देखें तो इसकी अरबों रुपए में मालियत बनती है। और रिपोर्ट में, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये बताया गया कि ज़्यादातर ये मवाद अफ़गानिस्तान से आया है, वहीं पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, लेबॉर्ट्रीज़ है, मोबाइल लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं एक्चुअली। आपको नाजरीन को बताते चलें कि दुनिया भर में जो अफ्यून की पैदावार है सबसे ज़्यादा वो अफ़गानिस्तान में पैदा होती है। इसीलिए एक मौके पे अफ़गानिस्तान को नार्को स्टेट भी कहा जाता था। सिर्फ हेलमंद सूबा जो है वहाँ पे 70% पॉपी कल्टिवेशन होती है, 70%। अब उसमें कई हज़ार टन दुनिया में पॉपी या हेरोइन उससे फिर इवेंचुअली बनती है। तो हेलमंद है, ज़ाबुल है, कंधार है, फिर बदख्शान है। ओवरऑल में 80% जो 80% से भी ज़्यादा जो ये मनशियात हैं वो अफ़गानिस्तान से आ रहे। ईरान में कोई 13 टन के करीब ये मवाद पकड़ा गया है 2016 और 18 के दरमियान, और उसका सोर्स भी अफ़गानिस्तान ही था। तो इस लिहाज से बड़ी अच्छी बात है कि ये जितनी भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स है वो बड़ी तंदही के साथ ये काम कर रही है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि नौजवानों को बर्बाद कर रही हैं। पाकिस्तान में भी, दूसरे मुल्कों में भी ये बड़ी ताकतवर और नशावर अशिया हैं। इससे आप भूख कम होती है, निज़ाम तनफ़ुस जो है वो
तेज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है, बहसियत मजमूई बॉडी को वो कमज़ोर करता है। और यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे अफ़गानिस्तान में भी अब हो गया, ईरान में भी है, और फिर यूरोप में बहुत बड़ी मार्केट है। और ये बताया गया कि साउथ वेस्ट एशिया यानी जनूब मगरबी एशिया में इसकी जो डिमांड है वो कोई 3 गुना बड़ी है गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान। तो लिहाजा तमाम मुल्कों को ये कोशिश करनी चाहिए। और अफ़गानिस्तान में अब जब तक अमन नहीं होगा, जब तक ये जंगबंदी नहीं होगी, उस वक्त तक ये जो वॉर लॉर्ड्स और ड्रग लॉर्ड्स उनको कहा जाता है, वो लोग ये अपना काम चोरी छुपे करते रहेंगे इसी की आड़ में। और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में जिस तरीके से इस नासूर के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसी तरीके से जारी रहेंगे ताकि इसे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से ख़त्म जो है वो किया जा सके। इसी पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मशरूल बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।